पहला क्वेश्चन है कि एक कैनन फायर सक्सेसिवली 2 सेल्स, एक कैनन से 2 सेल्स निकलते हैं, दोनों की स्पीड कितनी है 250 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उनके एंगल हैं 60 डिग्री और 45 डिग्री और दोनों सेल्स को हम एक ही पॉइंट से लॉन्च करते हैं। तो बोला गया है कि इनके बीच में कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम इंटरवल होना चाहिए इनके लॉन्चिंग के बीच में, सच दैट विच विल लीड टू कोलिजन ऑफ द सेल्स, ताकि दोनों सेल एक ही पॉइंट से लॉन्च किए गए, ठीक, और उनके बीच में क्या हो जाए, कोलिजन हो जाए कहीं मिड एयर में, जिनकी स्पीड क्या है दोनों की स्पीड 250 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उनके एंगल अलग अलग हैं 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो इस पॉइंट से अगर लॉन्च किया जाए इनको, ये अलग अलग इनकी ट्रेजेक्ट्री है, ठीक, कहीं ना कहीं बीच में क्या आपस में लड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख लेते हैं यूजिंग द फॉर्मूला y = x tan थीटा - g x स्क्वायर 2u² cos स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से। तो पहला पार्टिकल जिसको 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था, उसकी इक्वेशन और कितनी हो जाएगी ट्रेजेक्ट्री, y = x tan थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू tan 60√3 - g x स्क्वायर 2u² cos स्क्वायर 60। तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। उसी टाइप से दूसरे वाले पार्टिकल की भी हमने क्या लिख ली, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख ली, जिसमें हमने थीटा कितना पुट किया, 45 डिग्री पुट किया। अब अगर दोनों को किसी एक पॉइंट पे मिलना है तो उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, दोनों का y और x सेम होना चाहिए, ठीक। तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और दूसरे वाले की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम क्या करें, दोनों को y बराबर कर दें। दोनों का y बराबर करने के बाद दिस इज द इक्वेशन वी आर गोइंग टू गेट। इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहाँ पर वो दोनों मीट कर रहे होंगे, ठीक। अब क्या करें, एक x कोऑर्डिनेट की डेफिनेट वैल्यू आ गई, अगर कोलाइड करेंगे तो इसी पॉइंट पे करेंगे। अब क्या करें, अब पहले वाले पार्टिकल इस x कोऑर्डिनेट पे किस टाइम पे पहुंचेगा ये निकाल लें। कौन से फॉर्मूले से, x = u cos थीटा × t, ठीक। तो पहले वाले पार्टिकल के लिए u cos थीटा कितना हो गया, cos 60 कितना हो गया, 1/2 u × 1/2 × t1। मान लो वो टाइम t1 पे पहुंचता है पहला वाला पार्टिकल, बराबर क्या हो गया, बराबर ये वैल्यू हो गई जो इसका x कोऑर्डिनेट है, ठीक। इसको हमने बराबर कर दिया, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें टाइम t1 मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, x2 उसका वो बराबर क्या हो जाएगा किसी भी समय पे, उसके लिए u cos थीटा 2 × t2, उसका कितना थीटा है, 45 डिग्री एंगल है। तो इसके लिए x तो सेम है, x की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है ना, x की वैल्यू तो क्योंकि उसी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे x2 के लिए तो क्या मिल जाएगा, x × u cos थीटा कितना, cos 45 कितना, 1/√2 × t2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी, ठीक। इससे हम क्या निकाल लेंगे, t2 टाइम निकाल लेंगे, वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कब पहुंचेगा। तो हमें क्या निकालना था, हमें दोनों का टाइम इंटरवल का डिफरेंस निकालना था। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें t2 - t1 निकालना है। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इन दोनों t2 - t1, जो हमने यहाँ पे निकाला t2 और जो यहाँ पे निकाला t1, इन दोनों का डिफरेंस, इसको सॉल्व करके विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 10.9 सेकेंड्स विच विल बी इक्वल टू 11 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 2 ब्लॉक रखे हुए हैं ऐसे A और B, और दोनों को हम P फोर्स से पुल कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को हम P फोर्स से पुल कर रहे हैं, और हर सरफेस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर है। तो A वाले ब्लॉक के नीचे भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है और A और B के बीच में भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर है। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए इन दोनों सिस्टम्स में,
ताकि हम ए ब्लॉक को मूव कर पाएँ। तो अगर मैं इसको बोल दूँ ये केस 1 है, केस 1, तो केस 1 में क्या होगा, अगर ए मूव करेगा तो बी साथ में मूव करेगा, दोनों ब्लॉक मूव करेंगे तो साथ में मूव करेंगे, वरना कोई भी मूव नहीं करेगा। तो अगर हम ए का बनाए बी डी, तो ए के ऊपर लगने वाला फोर्स पी इधर है, टेंशन टी इधर है, और ए और बी, ए के नीचे जो फ्लोर है उसके ऊपर लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 2 μmg हो जाएगा। ए के मोशन की टेंडेंसी किधर है, ए के मोशन की टेंडेंसी लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में। और ए और बी के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ए के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना होगा, वो भी राइट साइड में लगेगा, कितना, μmg। ठीक, ये हो गया ए का एफ बी डी। सिमिलरली अगर हम बात करें बी के एफ बी डी की बात करें अगर, तो बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है टी इधर की तरफ है, और बी की जो मोशन की टेंडेंसी है वो किधर है, बी के मोशन की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है। तो बी के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा μmg लेफ्ट साइड में। तो बी को मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, टी शुड बी ग्रेटर देन μmg होना चाहिए। ठीक, और ए को मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ए टू मूव, फॉर ए टी शुड बी ग्रेटर देन, ये 2 μmg है, ये μmg है, कितना हो गया, 3 μmg हो गया इन दोनों का सम, प्लस टी। और टी क्या होना चाहिए, टी खुद होना चाहिए μmg से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी मूव करने के लिए, पी की वैल्यू 3 μmg प्लस टी से बड़ी, और टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, μmg से बड़ी होनी चाहिए। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, शुड बी ग्रेटर देन 4 μmg। ठीक, किसमें, केस ए में, केस 1 में। अब अगर बात करें सेकंड वाला केस, ये अगर केस 2 की बात करें तो ये तो सिंपल है, इसमें सिर्फ ए ही मूव कर रहा होगा, बी का तो मोशन होगा नहीं, क्योंकि बी तो इस रोप के साथ में कनेक्टेड है। और ए के मोशन की टेंडेंसी किधर की तरफ होगी, लेफ्ट साइड में होगी। तो ए का अगर बनाया बी डी, तो ए के ऊपर लग रहा होगा फोर्स पी, यहाँ से लग रहा होगा फोर्स 2 μmg, और यहाँ से फोर्स लग रहा होगा μmg। तो P शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 3 μmg। तो सेकंड केस में अगर P 3 μmg से बड़ा है, मतलब कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, तो क्या ब्लॉक ए विल स्टार्ट टू मूव। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि पार्टिकल को हमने किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया 22.5 डिग्री पर, और विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री। अगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, बी इज़ द हाइएस्ट पॉइंट एंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, और डी क्या है, डी है लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। तो बोला गया है कि ए बी डिवाइड बाई या सी डी डिवाइड बाई ए बी की रेशियो कितना होगा। ठीक, अब इस सवाल को करने के लिए बेसिकली ए बी जो है, ध्यान दीजिए ये वाली लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द लेंथ ए बी, और सी डी की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, दिस इज द लेंथ सी डी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि अगर हम इसको पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर एक बार वेक्टर फॉर्म में देख लें, आर वेक्टर इज गिवन बाई कितना, यू वेक्टर टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी वेक्टर टी स्क्वायर किसी भी समय पे। तो किसी भी समय पे पार्टिकल की पोजीशन अगर हम बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विल बी यू वेक्टर टी। यू वेक्टर टी क्या हो जाएगा, यू वेक्टर टी ये हो जाएगा भाई, यू वेक्टर तो इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो यू वेक्टर इंटू टी क्या होगा, टाइम के साथ में बढ़ता जाएगा, प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर क्या हो जाएगा, किसी भी ओरिएंटेशन में किसी भी पोजीशन में ये वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो हम उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अलग अलग पोजीशंस क्या इन दोनों वेक्टर के वेक्टर सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल किसी और टाइम t2 की बात किया जाए या t1 की बात किया जाए तो ये वाला वेक्टर और बड़ा हो जाएगा। अगर किसी और टाइम t1 या t2 की बात करें तो ये वाला वेक्टर और बड़ा हो जाएगा। और उस टाइम पे हाफ GT² वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, वो वाला वेक्टर ये और बड़ा हो जाएगा। इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम विल अगेन बी दिस वेक्टर। तो एक्चुअल में जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक। और किसी भी इंस्टेंट पे आई कैन राइट इट एज सम ऑफ दीज टू वेक्टर, ठीक। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर ए बी वेक्टर कितना हो गया, देयरफॉर ए बी की लेंथ कितनी हो गई, ए बी की लेंथ सिंपली हो गई हाफ जी इंटू यहाँ से यहाँ तक पॉइंट पहुँचने में अगर टोटल टाइम टी लगाया तो t/2 का होल स्क्वायर ए बी हो गया। और सी डी कितना हो गया, हाफ जी इंटू सी डी कंप्लीट टाइम इंटरवल, आई मीन जब डी पे पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, तो पूरा ही टाइम हो जाएगा, तो इंटू t² हो जाएगा। तो सी डी डिवाइड बाई ए बी कितना हो जाएगा, सिंपली सी डी डिवाइड बाई ए बी सिंपली विल बी इक्वल टू क्या, 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन पे जो कि एंगल बना रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री, एक बॉक्स रखा हुआ है और बॉक्स और इंक्लाइन प्लेन के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू मतलब रफ सरफेस है, और इस ब्लॉक को मुझे किसी एफ फोर्स से खींचना है, ठीक है। तो पूछा गया है कि इंक्लाइन प्लेन से कितने एंगल अल्फ़ा पे इसको खींचा जाए ताकि एफ फोर्स जो लगाना पड़े वो मिनिमम फोर्स लगाना पड़े इस ब्लॉक को पुल अप करने के लिए, ठीक। तो यही सवाल है, ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड ऑन इंक्लाइन सरफेस हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू बराबर 1 एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर थीटा बराबर 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल such that the required external force is minimum, the angle made by this force with the incline, ठीक है। तो क्या किया जाए, इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करें, एक इधर की तरफ f cos अल्फ़ा और एक इधर की तरफ f sin अल्फ़ा, ठीक। और फिर और कितने फोर्स लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा नॉर्मल along the परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और अपना फोर्स होगा mg, ठीक। mg के दो कंपोनेंट होंगे, कौन से, mg cos अल्फ़ा cos थीटा सॉरी, और इधर कितना mg sin थीटा, ठीक। तो अब अगर हम बात करें कि सारे फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स लग रहा है f cos अल्फ़ा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स लग रहा है f cos अल्फ़ा, ठीक, f cos अल्फ़ा। और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कितना, अपोजिट टू इंक्लाइन प्लेन म्यू एन फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन फोर्स, ठीक। और म्यू एन फोर्स लग रहा होगा, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अपना वेट mg sin थीटा, mg sin क्या, mg का कंपोनेंट mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। अगर इस ब्लॉक को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड मूव करना है। और अगर हम बात करें परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है नॉर्मल और mg का कंपोनेंट है कितना, mg cos अल्फ़ा, और f का कंपोनेंट कितना ऊपर की तरफ f sin अल्फ़ा, ठीक। तो इन सब का कंपोनेंट अगर हम ऐड करें, अगर हम बात करें सिर्फ फोर्सेस जो कि परपेंडिकुलर हैं, तो कितना आ जाएगा, n प्लस f sin अल्फ़ा माइनस mg cos थीटा बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन तो कोई मोशन हो नहीं रहा है। अब हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, f और n। अगर हम n की वैल्यू इस इक्वेशन से, n की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो विल गेट द वैल्यू ऑफ f। वो कितना आएगा, f की वैल्यू आएगी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा अपॉन cos अल्फ़ा प्लस, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, म्यू sin अल्फ़ा होगा, कितना आएगा, ये म्यू sin अल्फ़ा आएगा सब्स्टिट्यूट करने पे। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ f वी आर गोइंग टू गेट, ठीक। अब पूछा हुआ है f की वैल्यू मिनिमम कब होगी,
तो एफ़ की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब कॉस एल्फ़ा प्लस म्यू साइन एल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और कॉस एल्फ़ा प्लस म्यू साइन एल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? अगर इसको हम बोलते हैं y के बराबर, तो डी वाई बाई डी एल्फ़ा कितना हो जाएगा? 0 होना चाहिए। वो कितना आ जाएगा? माइनस साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस एल्फ़ा बराबर 0 पुट कर दिया जाए। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? tan अल्फ़ा बराबर म्यू हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी? म्यू की वैल्यू दे रखी है 1 के बराबर, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 डिग्री होनी चाहिए। ठीक। सो ऑप्शन ए 45 डिग्री पे आपको मिनिमम फोर्स चाहिए टू पुल द इंक ब्लॉक अबव द इंक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि ए और बी दो कोई पॉइंट्स हैं या दो कार्स हैं जो कि सेम वेलोसिटी v से चल रही हैं किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ के टुवर्ड्स। ठीक है। और दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन ए पॉइंट 40 किलोमीटर दूरी पर है उस समय और बी पॉइंट 30 किलोमीटर दूरी पर है। और इनके बीच में ये वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम ड्यूरिंग द मोशन। तो इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? ठीक। तो इस सवाल को करने के लिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है, एक बार फिर से बना लें। जो बेस्ट अप्रोच होगी ऑब्वियसली वो रिलेटिव वेलोसिटी वाली अप्रोच ही होगी। ठीक है। तो ए पॉइंट यहाँ पर है 40 किलोमीटर दूरी पर और बी पॉइंट, ये एंगल 60 डिग्री है, बी पॉइंट 30 किलोमीटर दूरी पर है। अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वो कितना हो जाएगा? वो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक। तो वी ए वेक्टर कितना है? वी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और वी बी वेक्टर कितना है? वो भी v के बराबर मैग्नीट्यूड में है, लेकिन वो 60 डिग्री एंगल पर है ना। तो अगर हम कंपोनेंट के टर्म में बात करें कि दोनों वेलोसिटीज़ को अगर कंपोनेंट में ब्रेक कर लें और इसको बोल दें x एक्सेस, इसको बोल दें y एक्सेस, तो वेलोसिटी ऑफ a कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ a तो सिंपली v इंटू आई कैप हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ b कितना हो जाएगा? हो जाएगा वी बी कॉस एल्फ़ा कॉस 60 आई कैप एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट प्लस वी बी साइन 60 जे कैप के बराबर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो भी उसका होगा। ठीक। और ये कितनी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी वी बी का मैग्नीट्यूड तो v के बराबर, तो v कॉस 60 आई कैप प्लस v साइन 60 जे कैप के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो वी ए बी कितना हो जाएगा? वी ए बी था वी ए माइनस वी बी, तो वी ए बी कितना हो जाएगा? वी ए बी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। वी ए कितना है? वो वी के बराबर है। तो अगर मैं वी ए माइनस वी बी करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? वी कॉस 60 ही मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा वी कॉस 60 आई कैप माइनस वी साइन 60 जे कैप। तो अगर हम सारी प्रॉब्लम को देखें बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू बी रुका हुआ है और ए की वेलोसिटी कितनी है? एक्स डायरेक्शन में है कितनी? वी कॉस 60, वी ए बी वी कॉस 60 आई कैप, और वाई डायरेक्शन में कितनी है? वी साइन 60 जे कैप नीचे की तरफ है। ठीक। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या v मैग्नीट्यूड का ही होगा। वो किधर की तरफ होगा? वो इधर की तरफ होगा। ठीक। एक मिनट। इट विल ऑल्सो मेक कितना? 60 डिग्री एंगल। इनका रिजल्टेंट भी कितना बनाएगा? इट विल ऑल्सो मेक 60 डिग्री एंगल। ठीक। तो इनका रिजल्टेंट भी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर हम इसको b के रिस्पेक्ट में ये प्रॉब्लम देखें तो b के रिस्पेक्ट में सिर्फ a मूव कर रहा है विथ सेम स्पीड v और कितना? इस लाइन से 60 डिग्री एंगल। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो वो कुछ यहाँ पे आके मिल रहा होगा। ठीक। अब ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा। अब b के रिस्पेक्ट में अगर मुझे मिनिमम दूरी चाहिए, b से अगर मुझे मिनिमम दूरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा?
बी से ड्रॉप करूँगा एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर, ठीक। और बी से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ 10 किलोमीटर है भाई। ये लेंथ ऊपर वाली लेंथ कितनी थी यहाँ पर, ये 40 किलोमीटर थी यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ 40 किलोमीटर थी, ये लेंथ 30 किलोमीटर थी। तो अगर हमने ए से ड्रॉप किया एक से अगर हमने ए के बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देखी तो वो कितना एंगल बना रही है, वो भी 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये एंगल भी 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री। हमने क्या किया, बी से ड्रॉप किया वहाँ पे परपेंडिकुलर इस साइड में, ठीक। तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ 10 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। तो ये वाली लेंथ 10 किलोमीटर के बराबर होगी। तो मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी। और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो डी मिनिमम विल बी इक्वल टू हाउ मच, डी मिनिमम विल बी इक्वल टू 10 साइन 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 10 √3/2 या 5√3, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर 3 पार्टिकल्स ए बी सी हैं जो कि रखे हुए हैं ऑन वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एंड ऑल मूविंग विथ सेम कांस्टेंट स्पीड v such that A is always moving towards B, B is always moving towards C and C is always moving towards A. और इनके बीच की इनिशियल दूरी A है एंड इज गिवन दैट O इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। हमें पता करना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल A व्हेन इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड O, ठीक। तो किसी भी इंस्टेंट पे A की वेलोसिटी B के टुवर्ड्स है, A B को चेस कर रहा है, B की वेलोसिटी C के टुवर्ड्स है और C की वेलोसिटी A के टुवर्ड्स है, ठीक। तो ये पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, इनका मोशन सिमेट्रिक होगा और एट एनी इंस्टेंट दे विल ऑलवेज लाई ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या, उसकी लेंथ कम होती चली जाएगी। किसी भी पार्टिकल की अगर मैं बोलूँ ए की स्पीड u है तो उस u के वी कैन से 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट, ये कितना एंगल होगा, ये 30 डिग्री एंगल होगा। एक कंपोनेंट कितना होगा, ये u cos 30 डिग्री के बराबर होगा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एट एनी इंस्टेंट किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो u है उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक सेंट्रॉइड के टुवर्ड्स है और एक जो लाइन ज्वाइनिंग उस पार्टिकल और सेंट्रॉइड के परपेंडिकुलर है। तो ये जो u cos 30 वाला कंपोनेंट है ये क्या करेगा, इस पार्टिकल को सेंट्रॉइड के टुवर्ड्स लेके आएगा। अगर उस इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की सेंट्रॉइड से दूरी r है तो ये वाला कंपोनेंट u cos 30 कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू -dr/dt के बराबर होगा। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि r की वैल्यू जो है टाइम के साथ में कम हो रही होगी, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा गया है dr/dt एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू -v cos 30, यहाँ पे v इस्तेमाल किया गया है। और cos 30 कितना होता है, √3/2 के बराबर होता है। तो dr/dt बराबर -√3/2 इंटू v के बराबर, ठीक। और जो कंपोनेंट u sin थीटा है वो क्या करेगा, वो इस लाइन को जो कि A को O से जोड़ रही है, इस लाइन को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एट एनी इंस्टेंट जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है d(θ/dt) वो बराबर क्या हो जाएगा, u sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई r। परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट u sin थीटा डिवाइड बाई r एंड देयरफॉर वी विल हैव, अगर इस r को यहाँ से यहाँ ले जाएं, क्या r इंटू d(θ/dt) बराबर v sin 30 विच इज़ इक्वल टू v/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, dt और dt कैंसिल हो जाएंगे, विल हैव dr/1/r इंटू dr/d थीटा इज इक्वल टू -√3।
अगर इसको हम रीअरेंज करें और ऐसे लिखें कि डी आर बाई आर इज इक्वल टू -√3 इंटू डी थीटा, और अब इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट कर दें, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, अगर इनिशियली ये लेंथ आर नॉट रही हो, ठीक, तो इंटीग्रेशन करेंगे आर नॉट से लेके आर तक, तो डी आर बाई आर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, लॉग आर बाई लॉग आर लोअर लिमिट आर नॉट अपर लिमिट आर इज इक्वल टू -√3 इंटू डी थीटा। डी थीटा का लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से लेके थीटा तक हो जाएगी, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग आर बाई आर नॉट बराबर -√3 इंटू थीटा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कितना हो जाएगा, आर बराबर आर नॉट ई की पावर -√3 इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब बोला हुआ है कि ए जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। तो आर विल बी इक्वल टू, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नॉट ई की पावर -√3 इंटू 2π, ठीक। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद जो टाइम लगेगा, हम पहले सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में उसको टाइम कितना लगेगा। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद दूरी तो उसकी सेंट्रॉइड से, उस पार्टिकल की, किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल की सेंट्रॉइड से दूरी आर के बराबर हो जाएगी। ये टाइम कैसे मिलेगा, वी कैन गेट द टाइम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या था, डी आर बाई डी टी, फर्स्ट इक्वेशन से डी आर बाई डी टी बराबर था -v√3/2 के बराबर था, ठीक। तो डी आर बराबर कितना हो जाएगा, -v√3/2 इंटू डी टी के बराबर हो जाएगा। इसका अगर इंटीग्रल कर दें आर नॉट से लेके आर तक, टाइम का इंटीग्रल 0 से लेके टी तक, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, एंड दिस इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट टाइम के लिए। टाइम विल बी आर नॉट इंटू 1 ई की पावर -2√3π अपॉन √3 v/2, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी विल गेट दिस टाइम। और अब टाइम निकल गया, पूछा क्या था सवाल में, कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो डिस्टेंस, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस विल सिंपली बी इक्वल टू v इंटू टी, ठीक, वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड कांस्टेंट है। तो सिंपली ये जो टाइम यहाँ पर आया है, इस टाइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी से, तो क्या मिल जाएगा, विल गेट 2r0 बाई √3 इंटू 1 ई की पावर -2√3π। ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक। ये आ रहा है r0 के टर्म में। अगर हमें आंसर निकालना है ए के टर्म में, तो हम क्या करें, r0 को ए के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दें। ये लेंथ इनिशियल r0 है, ये लेंथ a/2 है। तो इस ट्राइंगल में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो cos 30 विल बी इक्वल टू हाउ मच, cos 30 विल बी इक्वल टू a/2 अपॉन r0 एंड इट इज़ इक्वल टू √3/2। तो r0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर आ गया a/√3 आ गया। ये r0 की वैल्यू हम क्या करें, a/√3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, a/√3 तो कितना आ जाएगा ये, अगर r0 की वैल्यू पुट करें, a/√3 पुट कर दें, तो वी विल हैव 2a/3 1 ई की पावर -2√3 इंटू पाई। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी पार्टिकल while it undergoes one complete। ओके, सो ये क्वेश्चन है जिसमें एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC, एक वर्टिकल प्लेन में है, जिसमें ये वाला एंगल 45 डिग्री एंगल है और ये वाला एंगल tan इनवर्स 1/3 एंगल है। और एक पार्टिकल को हमने पॉइंट A से प्रोजेक्ट किया ताकि क्या करे वो, इट जस्ट पासेस फ्रॉम B एंड देन इट फॉल्स ऑन द पॉइंट C, ठीक है।
तो पूछा हुआ फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन डिग्रीज, पूछा हुआ कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा ताकि वो जस्ट इस ट्रायंगल के पॉइंट बी पे पास करे और फिर सी पे गिर जाए। ठीक, तो बेसिकली ये सवाल जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर बेस है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वी कैन ऑल्सो राइट एज वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, है ना, और आई कैन राइट दिस एज वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा आर माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक, तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर हम एट पॉइंट बी एट बी इस इक्वेशन को लगाएं तो बी पॉइंट की अगर हाइट वाई है, ठीक, और बी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर एक्स है, तो इस इक्वेशन से वी विल गेट वाई बाई एक्स कितना tan थीटा इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक, एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। और अब इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल में y बाई एक्स कितना है, tan 45 के बराबर है। तो हमें क्या मिल जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा आर माइनस एक्स बाई आर मिल जाएगा। ठीक, नाउ अगर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख दें, क्या, y अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स tan थीटा बाई आर लिख दें। ठीक, तो अब देखो y अपॉन आर माइनस एक्स क्या है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, अब इस ट्रायंगल में y अपॉन आर माइनस एक्स किसके बराबर है, y ये लेंथ है, ठीक, और r माइनस एक्स ये लेंथ है। तो y अपॉन आर माइनस एक्स किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू कितना, tan इनवर्स 1/3 tan थीटा, जो भी एंगल मान लो, ये अल्फ़ा या बीटा कोई भी एंगल है, तो tan अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, ये 1/3 के बराबर हो गया। ठीक, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दें, क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी, इनको ऐड कर दें। अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दें, क्या मिल जाएगा, tan 45 प्लस 1/3 1 प्लस 1/3 बराबर tan थीटा, इसमें भी है और इसमें भी है, tan थीटा कॉमन ले लें, किसको ऐड करना पड़ेगा, r माइनस एक्स अपॉन आर प्लस एक्स बाई आर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे कितना है, x बाई आर है, तो कितना हो जाएगा, ये r माइनस एक्स बाई आर प्लस एक्स बाई आर कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और फिर r से r भी हो जाएगा कैंसिल, तो कितना मिल जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/3 या 4/3 एंड देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू कितना, 53 डिग्री। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, बी ऑप्शन आ गया। तो अगला क्वेश्चन है कि ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास passes over a pulley of negligible mass attached to the ceiling as shown in the figure। जिसके एक एंड पे क्या है, एक 70 kg का स्टूडेंट ए है। ठीक, ये है, इसका वेट कितना, 70 kg, जो कि अभी ग्राउंड पर है, और दूसरा जो स्टूडेंट बी है वो अभी हवा में है, उसका वेट कितना है, 60 kg उसका वेट है। ठीक, तो पूछा हुआ है अभी दोनों रेस्ट पर है, द मिनिमम एक्सेलरेशन ए नॉट विथ विच द स्टूडेंट बी शुड क्लाइम अप द रोप टू लिफ्ट द स्टूडेंट ए अपवर्ड ऑफ द फ्लोर। ठीक, तो बेसिकली स्टूडेंट ए, अगर स्टूडेंट ए की बात करें तो स्टूडेंट ए के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है टी, और अपना वेट है कितना, 700 न्यूटन। तो अगर स्टूडेंट ए को ऊपर लिफ्ट करना है तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन 700 न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टूडेंट बी का बनाते हैं FBD। स्टूडेंट बी के FBD में कितना फोर्स लग रहा होगा, जो टेंशन लगनी चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन 700 न्यूटन, और अपना वेट कितना है, 600 न्यूटन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 700 माइनस 600 शुड बी इक्वल टू 60 इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट ए बराबर 5/3। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक बैलून है, ठीक है, जो कि अपनी बॉयंसी की वजह से फ्लोट कर रहा है, और बैलून जो है एक 2 kg मास के साथ में सपोर्टेड है, और इनके जो रोप है इनको बीच में जोड़ने वाली, उस रोप में टेंशन दे रखी कितनी, 30 न्यूटन दे रखी है। इट इज़ गिवन कि इसमें टेंशन 30 न्यूटन है, ठीक। तो बोला हुआ है कि ये जो 2 kg ब्लॉक है इसका टोटल कितना एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, 2 kg ब्लॉक को बनाना है FBD, उसके ऊपर टेंशन लग रही है T, और ये वाला एंगल थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है cos थीटा बराबर 4/5 और sin थीटा बराबर 3/5, तो 37 डिग्री एंगल है। तो T इसके ऊपर जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, वो T cos लग रहा होगा थीटा, और इधर कितना फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा T sin थीटा, और उसके अलावा अपना भी वेट है 20 न्यूटन वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही फोर्स है T sin थीटा, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज T sin थीटा। T की वैल्यू दे रखी 30 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा, 18 न्यूटन। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 18 न्यूटन, और y कंपोनेंट कितना है T cos थीटा, तो 30 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन। तो इट इज़ इक्वल टू 24 न्यूटन। तो y डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, वो कितना हो गया, वो 24 माइनस 20 बराबर 4 न्यूटन हो गया नेट फोर्स, ठीक। तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 18 न्यूटन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज 4 न्यूटन, एंड देयरफॉर x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच ए स्टोन कैन बी थ्रोन सो दैट इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द थ्रोअर विल, ठीक है। तो बेसिकली अब हम एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसकी दूरी जो है वो जिस पॉइंट से प्रोजेक्शन कर रखा है, उसकी दूरी उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी भी समय r है मान लो, ठीक। तो r का मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज़ करना चाहिए किस एंगल थीटा तक, ऐसा पॉसिबल है। देखो दर, अगर थीटा बहुत स्मॉल एंगल है फिर तो ऐसा होगा ही होगा, लेकिन अगर थीटा बहुत ज़्यादा एंगल है तो क्या होगा, पहले उसकी दूरी जो होगी, इनिशियली उसकी जो दूरी होगी वो इंक्रीज़ कर रही होगी, और बाद में उसकी दूरी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक अपर लिमिट होगी एंगल थीटा की, जिस पे अगर इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तभी उसकी दूरी हमेशा बढ़ती रहेगी, ठीक। उसकी दूरी अगर उसका मैग्नीट्यूड r है, r ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक। तो यहाँ पर लेट अस से उसकी दूरी किसी भी समय r है, तो एज पर दिस कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए, किसी भी इंस्टेंट पे dr मॉडुलस बाई dt, ठीक, शुड बी ग्रेटर देन 0। जो r का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बढ़ना चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। या हम बोल सकते हैं कि एट एनी मोमेंट r डॉट v शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कैसे, बेसिकली किसी भी इंस्टेंट पर अगर उसकी पोजीशन वेक्टर r है और उसकी वेलोसिटी v है, ठीक, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि r के अलॉन्ग है वो कितना है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि r के अलॉन्ग है वो कितना हो गया, वो v cos थीटा हो गया, ठीक। इस इंस्टेंट पे ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, v cos थीटा। ये जो v cos थीटा कंपोनेंट है शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक। वेलोसिटी का कंपोनेंट, भाई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक r वेक्टर उस समय के r वेक्टर के परपेंडिकुलर, और एक वो कंपोनेंट जो कि r वेक्टर के अलॉन्ग है, ठीक। तो जो कंपोनेंट r वेक्टर के अलॉन्ग है शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा बढ़ेगा। अगर मान लो ये वाला कंपोनेंट अंदर की तरफ होता तो क्या होता, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होना स्टार्ट हो जाता, ठीक। तो वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि r वेक्टर के अलॉन्ग है वो कितना हो जाएगा, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड दैट कंपोनेंट बाय डॉट प्रोडक्ट। अगर हम v डॉट r कर दें या r डॉट v कर दें तो क्या हो जाएगा, v का मैग्नीट्यूड इंटू r का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा,
एंड व्हाट इज वी कॉस थीटा इक्वल टू, देयरफॉर वी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, विच इम्प्लाइज दैट आर डॉट वी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। नाउ वी कैन यूज द वेक्टर फॉर्म। किसी भी समय पे आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और एक्स कितना होगा, एक्स होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, और वाई कितना होता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया उसकी पोजीशन वेक्टर आर, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से हमने क्या किया, आर डॉट वी की वैल्यू फाइंड कर दी, इन दोनों का आर और वी का कर दिया डॉट प्रोडक्ट। तो आर डॉट वी कितना आ जाएगा, इसको अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे विल गेट यू स्क्वायर टी माइनस 3/2 यू जी साइन थीटा टी स्क्वायर, जहाँ थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्लस जी स्क्वायर बाई 2 टी क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसमें से हम चाहें तो एक टी को एलिमिनेट कर दें, यहाँ पे ये भी एक टी है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी क्यूब है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसको एलिमिनेट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, और सिंप्लीफाई कर इसको रीअरेंज करें तो क्या मिल जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 जी साइन थीटा टी प्लस यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब थीटा की वो वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये जो इक्वेशन है इस ऑलवेज कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक, ऐसी इक्वेशन किसी भी टाइम के लिए, तो टाइम के किसी भी रूट के लिए, फॉर एनी टाइम टी, फॉर एनी टाइम टी, एनी टाइम टी, ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो नाउ वी कैन यूज द फैक्ट कि इस इक्वेशन का जो डिटर्मिनेंट होगा, जो इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी क्या, लेस देन जीरो। ठीक, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इसमें जो वेरिएबल है वो टी वेरिएबल है, तो कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर कितना 9/4 यू स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 ए कितना जी स्क्वायर बाई 2 इंटू यू स्क्वायर, सी कितना यू स्क्वायर मस्ट बी लेस देन जीरो। ठीक, एंड देयरफॉर यहाँ से जी स्क्वायर यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक 4 से, और 4 और 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा विल कम आउट टू बी लेस देन 8/9। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 8/9, तो थीटा शुड बी लेस देन साइन इनवर्स कितना 2√2 डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन ए सर्कुलर रोड, ट्रैक ऑफ रेडियस r. First half of the distance he walks with speed v1, half of the remaining distance with speed v2, then half of the remaining with v1 and rest with v2, and completes the circle. Find the average speed of the man during the entire motion in which he completes the circle. तो हमें एवरेज स्पीड पूछी हुई है, एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछी हुई है। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो ही होगी क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बराबर है। तो क्वेश्चन है क्या कि लेट अस से कि उसकी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वो 4s है, ठीक है ना। तो पहली हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब 2s उसने चला विथ वेलोसिटी v1। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो जो कितनी डिस्टेंस बची हुई है 2s बची हुई है, और 2s की आधी डिस्टेंस वो चलता है किससे, विथ वेलोसिटी v2। ठीक, अब उसके बाद द हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम विथ v1। अब उसको जो टोटल टाइम जो बचा, जो लगा उसको, जो टाइम उसके पास बचा हुआ है यहाँ से यहाँ आने में, उसमें से आधा टाइम वो चलता है विथ स्पीड v1 और फिर फाइनली विथ स्पीड v2। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक टाइम है t0 और ये टाइम भी है t0। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, इस पूरे प्रोसेस में एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा उसको t1, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t2, यहाँ से यहाँ तक t0 प्लस t0, तो क्या हो जाएगा 4s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस 2t0 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, t1 कितना होगा, तो t1 हो जाएगा 2s बाई v1। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है उसकी 2s है, जो डिस्टेंस कवर्ड है कितनी है उसकी 2s डिवाइड बाई v1, क्या हो जाएगा, ये टाइम t1 हो जाएगा। और ये टाइम t2 कितना हो जाएगा, टाइम t2 हो जाएगा s डिवाइड बाई, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस s ही है, तो s डिवाइड बाई v2 हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस भी s के बराबर है। तो इसमें से टाइम t0 तक वो चला है v1 स्पीड से, ठीक, और टाइम t0 तक चला है v2 स्पीड से। तो हमें क्या मिल जाएगा, v1 प्लस v2 इंटू t0 बराबर s। तो t0 कितना आ जाएगा, t0 बराबर s अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या करें, ये t1 की वैल्यू यहाँ से, ये t2 की वैल्यू यहाँ से और t0 की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, डिस्प्लेसमेंट 4s अपॉन टाइम t1 कितना आया था, 2s बाई v1 आया है। टाइम t1 की वैल्यू 2s बाई v1 आई है। टाइम t2 की वैल्यू कितनी आई है, s बाई v2 आई है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ t0। t0 कितना आया है, 2s अपॉन v1 प्लस v2 आया है। s हो जाएगा कैंसिल। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपली इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये पूरा सिस्टम जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और 2 ब्लॉक्स हैं 8 kg के और 6 kg के। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5 और 0.6, और इन दोनों ब्लॉक्स को 60 न्यूटन और 60 न्यूटन फोर्स से हम खींच रहे हैं। तो पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, अब अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लें तो ऑब्वियस सी बात है इस सिस्टम को मूव नहीं करना है, क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो सफिशिएंट होना चाहिए क्या, दोनों ब्लॉक को रोक के रखने के लिए। ठीक, जहाँ तक बात है ऊपर जाने की, तो ऊपर जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इफेक्टिव जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव जी की वैल्यू हो जाएगी 10 + 2 कितना 12। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए। 8 kg के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 0.5, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ पे 0.5 इंटू 8 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 48 न्यूटन। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन 6 kg कितना हो जाएगा, 0.6 फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ का, इंटू 6 उसका मास है, इंटू 12 कितना 43.2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, ये उनकी लिमिटिंग वैल्यूज़ है। एक्चुअल वैल्यूज़ क्या होंगी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस ब्लॉक की मोशन की टेंडेंसी इन दोनों में से है ना, और हमें स्टार्टिंग में नहीं मालूम कि किस ब्लॉक की मोशन की टेंडेंसी इन दोनों में से। तो लेट अस अज्यूम कि 8 kg वाले ब्लॉक की मोशन की टेंडेंसी है, जस्ट वो मूव कर रहा है और उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग आ गया। ठीक, तो यहाँ से लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ से फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, इसकी टेंडेंसी क्योंकि 60 न्यूटन इधर की तरफ फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर इसकी इस डायरेक्शन में मोशन की टेंडेंसी, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। लेट अस से लिमिटिंग वैल्यू है तो कितनी हो जाएगी, ये 48 न्यूटन हो जाएगी। एंड देयरफॉर टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक, अगर 8 kg ब्लॉक में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग होता तो टेंशन कितनी होती, 12 न्यूटन होती। अब अगर इसमें यहाँ पे टेंशन 12 है तो यहाँ भी टेंशन 12 होनी चाहिए। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 60 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, इसको रोक के रखना है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए था 48 न्यूटन, जो कि
इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो कि 43.2 न्यूटन है उससे ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रह सकता है। 6 kg वाला ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, इसको मूव करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन एक्चुअली में हमें मालूम है कि मोशन तो हो नहीं रहा, मतलब हमारा एजम्पशन गलत है। तो क्या जो 6 kg वाला ब्लॉक है उसी की ही लिमिटिंग टेंडेंसी होगी मोशन करने की, मतलब उसी में ही फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो 6 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 60 न्यूटन लग रहा है। उसकी लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 43.2 न्यूटन होगा। तो टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस कितना, 16.8 न्यूटन। ठीक, और अगर इसमें टेंशन 16.8 न्यूटन है तो यहाँ पर भी कितनी टेंशन होगी, 16.8 न्यूटन होगी टेंशन। यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो इसको कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए रुकने के लिए, इसको जो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए वो सिर्फ चाहिए 48 न्यूटन, 43.2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 48 न्यूटन से कम है। इट इज़ लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू। तो ये भी रेस्ट, 8 kg वाला ब्लॉक भी रेस्ट पर रहेगा। ठीक, तो कितनी हो जाएगी टेंशन, 16.8 न्यूटन ही टेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर विल बी, तो इस क्वेश्चन में जो है बोला हुआ है कि ब्लॉक सी का कितना वेट होना चाहिए ताकि ब्लॉक सी जो है वो रेस्ट पर रहे, तो पूरा सिस्टम ये रेस्ट पर रहे, है ना। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट हर जगह पे 0.3 है, और ए ब्लॉक का वेट है 500 न्यूटन और बी ब्लॉक का वेट है 700 न्यूटन, है ना। तो अभी ये सिस्टम रेस्ट पर है ना। लेकिन जो सिस्टम की जो सी ब्लॉक की अगर बात करें तो मोशन की टेंडेंसी वो किधर होगी, वो डाउनवर्ड होगी। और सी ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो बी ब्लॉक भी लेफ़्ट साइड में जाएगा, और बी ब्लॉक अगर लेफ़्ट साइड में जाएगा तो ए ब्लॉक जो आएगा वो राइट साइड में जाएगा, है ना। अब अगर ये सिस्टम मूव करेगा तो सारे ही ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक ब्लॉक रेस्ट पर है, मूव करेंगे तो सारे ही ब्लॉक मूव करेंगे। उस कंडीशन में सारे ही जगह पे फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग होगा, है ना। तो अगर इसका वेट है W, तो इसमें कितनी टेंशन होगी, W के बराबर होगी। अगर हम ब्लॉक B का बनाए FBD, तो ब्लॉक B के ऊपर यहाँ से फोर्स लग रहा होगा W, यहाँ से फोर्स लग रहा होगा 2T टेंशन, और ब्लॉक B की जो टेंडेंसी है वो लेफ़्ट साइड में है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, दोनों का वेट कितना है, 500 प्लस 700 1200 म्यू इंटू 1200 फ्रिक्शन फोर्स। और ए के रिस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, बी जा रहा है लेफ्ट के टुवर्ड्स, तो बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू इंटू 500। ठीक, ये हो गया ब्लॉक बी का FBD। और जहाँ तक बात है ब्लॉक ए की, तो ब्लॉक ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो T लग रहा है, और ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स है, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग वैल्यू है कितना, म्यू इंटू 500 लिमिटिंग वैल्यू पे जो वो जस्ट अबाउट टू मूव करना वाला होगा, है ना। तो W कितना होना चाहिए, W होना चाहिए 2T प्लस म्यू इंटू 1200 प्लस म्यू इंटू 500। ठीक, जहाँ T कितना है, T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू खुद कितनी है, म्यू इंटू 500 के बराबर है। तो 2T कितना हो जाएगा, म्यू इंटू 1000 प्लस म्यू इंटू 1200 प्लस म्यू इंटू 500। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3 है। तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 0.3 इंटू 1000 कितना, 2700। ठीक, ये आ जाएगा W की वैल्यू। हमें पूछा W/90 कितना होगा, W/90। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये, 3 यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू 9। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, एक ब्लॉक को हमने पॉइंट A से छोड़ा, वो डाउन द इंक्लाइन पे नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो A से लेके B तक कितना है, tan α/2 के बराबर है, और B से लेके O तक कितना है, 3 tan α/2 के बराबर है। ठीक, B जो है इस पूरे ट्रैक का मिड पॉइंट है बोला हुआ है। तो
block is released from rest at A, then identify which graph are correct during the motion. तो ग्राफ किसके बीच में दे रखे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और एटी ग्राफ दे रखा है ना. तो ए से लेके भी तो भाई इंक्लाइन प्लेन पे कितना होता है एक्सेलरेशन, वो होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, किधर डाउन द इंक्लाइन प्लेन इतना होता है उसका एक्सेलरेशन, है ना. तो ए से लेके भी तक फॉर मोशन बिटवीन ए टू बी एक्सेलरेशन एम ए कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा जो उसके ऊपर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स लग रहा है, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, टेन अल्फा बाई टू इंटू एम जी कॉस अल्फा हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे विल गेट ए बराबर जी साइन अल्फा बाई टू डाउनवर्ड. ठीक, तो ए से लेके बी तक एक्सेलरेशन जी साइन थीटा बाई टू डाउनवर्ड है. जहाँ तक बात है बी से लेके ओ तक, तो फॉर मोशन बिटवीन बी टू ओ, जो बी टू ओ में इसके ऊपर फोर्स लगेगा कितना लगेगा, वो नीचे फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा और ऊपर जो फोर्स लगेगा वो म्यू एम जी कॉस थीटा लगेगा. म्यू की वैल्यू कितनी है इस बार, म्यू की वैल्यू 3/2 टेन अल्फा, तो ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, म्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ से लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, मोशन पहले से हो रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होगा, और फ्रिक्शन फोर्स एम जी साइन थीटा ज़्यादा, तो इस बार क्या होगा, उस बार इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा. इसका एक्सेलरेशन जब हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 3 टेन अल्फा बाई टू, और फिर से इसको सॉल्व करेंगे विल गेट जी साइन अल्फा बाई टू अपवर्ड. जी की वैल्यू है 10, साइन अल्फा है 1/5 दे रखा है, इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो पहले वाले पार्ट में इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है, और फिर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, तो कौन सा ग्राफ मोस्ट सूटेबल है, एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 नहीं है 1 है. और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, पहले उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फिर डी एक्सेलरेशन, तो यही हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कितना होगा, 45 डिग्री. ए कितना आया था, ए की वैल्यू आई थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक हैं 10 kg और 10 kg. जो ब्लॉक बी है वो स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, और ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 न्यूटन के बराबर है. और इस पूरे सिस्टम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ. ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है. ठीक, तो सबसे पहले तो इसको बनाते हैं FBDM. 10 kg वाले ब्लॉक ए है, उसके नीचे रखा हुआ कितना, अगेन 10 kg का ब्लॉक जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एफ. तो बी की जो टेंडेंसी है एक रिस्पेक्ट में वो राइट जाने में है, तो बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्मॉल एफ. ठीक, और ए को कौन मूव कराएगा, ए को फ्रिक्शन फोर्स ही मूव कराएगा स्मॉल एफ. ठीक है ना. और फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू जो होगी जब वो मोशन की टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगी ए और बी के बीच में, तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 10 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन. ठीक, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं यहाँ पे, या तो ए और बी क्या मूव टुगेदर. ठीक भाई, बी को तो मूव करना ही करना है क्योंकि बी के नीचे जो सरफेस है वो क्या है, वो स्मूथ सरफेस है, तो बी को तो मूव करना ही करना है. अब ए और बी हो सकता है साथ में मूव करें, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए और बी जो है साथ में ना मूव करें बल्कि अलग अलग मूव करें. ठीक है ना. तो ए के ऊपर तो लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ही है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना सकता है, 10 डिवाइड बाई 10, क्योंकि एफ मैक्स उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, एफ मैक्स लगेगा. ठीक है, 10 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन की कोई अपर लिमिट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन एफ फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है. ठीक है, तो जब तक एक्सेलरेशन लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तब तक बोथ ए एंड बी क्या विल मूव टुगेदर.
ठीक। और अगर वो साथ में मूव कर रहे हैं तो F कितना होना चाहिए, F पूरे को सिस्टम मान लें, F शुड बी इक्वल टू 20 इंटू 1 कितना 20 न्यूटन, मतलब क्या 20 न्यूटन। जब F की वैल्यू ग्रेटर देन 20 न्यूटन होगी तो ये दोनों सिस्टम अलग अलग मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो चेक करते हैं ऑप्शन S1, नो ब्लॉक विल मूव अनलेस F इज लेस देन 10 न्यूटन, गलत है। F की किसी भी वैल्यू के लिए सिस्टम मूव करेगा, पहले दोनों साथ में मूव करेंगे 20 न्यूटन तक, तो S1 इज फॉल्स। ब्लॉक A विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट नहीं, ब्लॉक A को तो ऑब्वियसली बात है पूरा सिस्टम राइट में जाएगा, ये भी गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B विल नेवर बी लेस देन दैट ऑफ A, ठीक। तो पहले तो दोनों साथ मूव करेंगे, उसके बाद क्या होगा, मान लो F इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन है तो B का एक्सेलरेशन A के एक्सेलरेशन से ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी भी इससे कम नहीं होगा, तो S3 ऑप्शन इज करेक्ट। द रिलेटिव मोशन बिटवीन A एंड B विल स्टार्ट व्हेन F एक्सीड्स 10 न्यूटन, गलत है, 20 न्यूटन पे जब होगा तब स्टार्ट होगा। तो S1, S2, S4 गलत हैं, सिर्फ S3 ही सही है, तो ऑप्शन इज C।